Hi guys, welcome to Smart Commerce classes. In this video, we will be covering the first part of chapter number 12, ACCA F1, that is Law and Regulation Governing Accounting. So in this chapter, what basic things that we need are, या basic things that we study will be कि कंपनीज के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या ड्यूटीज होती है ऑफ कंपनी टूवर्ड्स गवर्नमेंट. ठीक है, ये सारी क्या क्या ड्यूटीज होती है कंपनी की गवर्नमेंट के लिए, किस किस चीज के लिए क्या क्या ड्यूटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, दैट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. सो फर्स्ट टॉपिक इज अथॉरिटी टू हुम कंपनीज आर अकाउंटेबल. कौन कौन सी अथॉरिटीज के लिए कंपनी अकाउंटेबल होती है. ठीक है, सो मेनी कंट्रीज हैव इनैक्टेड लेजिस्लेशंस कंट्रोलिंग द रिटेंशन एंड सबमिशन ऑफ proper accounting records and financial statements. This legislation predominantly applies to companies as government attempt to ensure they are accountable in their action, accountable for their action. इसका मतलब क्या होता है कि काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर गवर्नमेंट ने एक रेगुलेशन लगाई हुई है कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज या सारी कंपनीज़ को प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सबमिट करने होते हैं गवर्नमेंट को, सो दैट गवर्नमेंट कैन चेक कि वो कंपनी बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही हो और लोगों का पैसा उसमें डूब ना रहा हो. जैसे होता क्या है, आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट चैप्टर कि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. गवर्नमेंट की नज़रों में एक सेपरेट बच्चा होता है. तो गवर्नमेंट वांट्स टू नो ऑलवेज कि ये जो सेपरेट लीगल एंटिटी है ये प्रॉपरली ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही, इसके बुक्स ठीक से बन रहे कि नहीं बन रहे, वो सारी चीज़ें होती हैं. सो दैट्स वाई कंपनी इज अकाउंटेबल टू गवर्नमेंट बाय providing proper accounting records and financial statements. So there are usually several bodies that companies find themselves accountable to. Companies किन bodies के लिए accountable होती है, so we will study all those bodies. So first is regulatory bodies. So regulatory bodies कौन सी होती हैं? Regulatory bodies are those bodies which are या basically which work on behalf of government to ensure company provide true and proper data. इसका मतलब क्या होता है, रेगुलेटरी बॉडीज वो होती हैं जो गवर्नमेंट की बिहाफ पे काम करती हैं, जो ये इंश्योर करते हैं कि कंपनीज उनको सारे डॉक्यूमेंट जब भी वो मांग रहे हैं पूरे और एक्यूरेट दे रहे हैं, कुछ भी गलत नहीं दे रहे. ठीक है, और दूसरा जैसे फॉर एग्जांपल अब इंडिया में रेगुलेटरी बॉडी इज एमसीए, यूके में इट इज कंपनीज हाउस, इट इज कंपनीज हाउस. तो ये क्या करते हैं, अब जैसे पब्लिक है, पब्लिक फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम नॉट अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, दीज आर टू पर्सन, ये उस कंपनी का ओनर शेयर होल्डर है, ये नहीं है, एंड दे वॉन्ट टू इंस्पेक्ट द अकाउंट्स ऑफ कंपनी. तो देयर माइट बी अ केस कि ये बंदा कंपनी के अकाउंट्स चेक नहीं कर सकता. इट्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, लेकिन ये पर्सन उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स चेक नहीं कर सकता. ठीक है, या चलो ये शेयर होल्डर भी नहीं है, ये क्रेडिटर है. क्रेडिटर कौन होता है, जो कंपनी से स्टॉक क्रेडिट, कंपनी को स्टॉक क्रेडिट पे देता है और कंपनी से उसको पैसे आने होते हैं. सो ऑब्वियसली कंपनी उसको अपनी बुक्स कैसे दिखाएगी, नहीं दिखा सकती है ना. सो लेट्स से दिस इज नॉट द कंपनी. अब ये कंपनी है, कंपनी हैज टू सबमिट रिकॉर्ड्स टू रेगुलेटरी बॉडीज. रेगुलेटरी बॉडीज को अपने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बैलेंस शीट्स सबमिट करनी पड़ती हैं जो हर कंपनी बनाती है. ये हम F3 में पढ़ेंगे कि कौन कौन से अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं जो कंपनीज बनाती है. सो वो सारे रिकॉर्ड्स बना के कंपनी रेगुलेटरी बॉडीज को सबमिट करा देती है. अब रेगुलेटरी बॉडीज इनकी जो वेबसाइट होती है, जैसे इंडिया में है www.mca.gov.in. I'll just write it here, www.mca.gov.in. इस वेबसाइट पे जाके यू कैन चेक द रिकॉर्ड्स ऑफ एनी कंपनी, एनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी दैट यू वांट. सो दिस इज लाइक अ कंपनी हाउस जहां पे सारी कंपनीज अपना डेटा भेजती हैं और कोई भी पर्सन वहां से रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं.
So in most countries there is a government department which has been set up to oversee the regulation and accounts of companies. In the UK this is known as Companies House, but it goes by various names in other countries such as India में MCA, Ministry of Corporate Affairs. Companies are usually required to submit their financial statement to these bodies so that interested parties can inspect them. In addition to their financial statement, companies may also have to retain and submit key documents such as register of shareholders and a register of directors. So apart from the balance sheet या books of कंपनी को कुछ डॉक्यूमेंट्स और भी देने पड़ते हैं इनको. जैसे एक होता है हमारा रजिस्ट्रार ऑफ शेयर होल्डर. रजिस्ट्रार ऑफ शेयर होल्डर मीन्स डिटेल्स of all shareholders in a company या ऑफ अ कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर हैं उनका सारा रिकॉर्ड इनको सबमिट करना पड़ता है कि ये नाम है, इसके पास इतने शेयर्स हैं कंपनी के. एंड रजिस्ट्रार ऑफ डायरेक्टर्स कि उस कंपनी में टोटल कितने डायरेक्टर्स हैं. डायरेक्टर्स आर द पर्सन हु आर employed by the shareholders to run the business. Directors are the person who are employed by the shareholder to run the business. In big businesses, shareholder cannot be a director. मतलब it's not mandatory कि वो director नहीं बन सकता. He can be a director, but mostly companies में वो director नहीं होते. They just act as shareholder and they appoint a director on job basis. So this is regulatory body और इनको हम क्या क्या submit करते हैं. अब फटाफट से अंडरस्टैंडिंग नंबर 1. Companies are required to submit financial statement to Companies House or a similar body so that interested parties can inspect them. Complete the following table stating reasons why this party would want to view the financial statement. So this is a very open-ended question. तुम्हारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं because that is objective multiple choice. तो वहाँ पे they won't be asking you this type of question जहाँ तुम्हें कुछ लिखना है. काफ़ी सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, शायद उसमें से कुछ सिलेक्ट करना पड़े. तो मैं वैसे ही बता देता हूँ. ऑडिट फर्म क्यों चेक करेगी कंपनी की बुक्स. जैसे ये एमसीए है इंडिया में या कंपनीज हाउस है, लेट्स से दिस इज कंपनीज हाउस. व्हाट ऑडिटर विल चेक इन द कंपनीज हाउस रिगार्डिंग द कंपनी. तो या वाई ऑडिटर विल चेक द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी टू सी कंपनी is providing proper record to government as audited by the firm. कि हो सकता है इस फर्म ने किसी कंपनी का ऑडिट कराओ, ऑडिट करके उसकी बुक्स चेक करी हो, उसकी बुक्स में कमियां निकाली हों और उसकी बुक्स सारी बताई हो कि क्या क्या कमियां और क्या क्या ठीक होना है. वो सब करने के बाद ऑडिटर ये चेक करेगा कि उसने कंपनीज हाउस के अंदर जो बुक सबमिट कराई हैं वो बुक सबमिट चेंजेस के बाद एक्यूरेट कराई है या अभी भी कुछ चीजें ऐसी चेंज कर दी जो ऑडिटर ने उस चीज पे कमेंट किया था. ठीक है, तो वो ये चेक करेगा. Why would competitor want to see the books of accounts? तो मैं लिखता नहीं हूं, मैं वैसे बोल देता हूं. Competitor would want to see the books of accounts of other company so that उसको ये पता चल जाए कि ये कंपनी कितने प्रॉफिट्स अर्न कर रही है, क्या इसका रेशो है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो. जैसे फॉर एग्जांपल लेज का पैकेट है. लेज का पैकेट इंडिया में जैसे 20 रुपीज़ का मिलता है. 20 रुपीज़ में ऑन एन एवरेज जो उसकी कॉस्ट होती है, लेट्स से कॉस्ट इज 15 रुपीज़, तो 5 रुपीज़ वो प्रॉफिट कमा रहा है. एक 20 रुपीज़ के पैकेट में सेल में 5 रुपीज़ का प्रॉफिट है. तो अगर मैं इसकी रेशो निकालूं 5/20 इंटू 100, दैट मीन्स 25% प्रॉफिट वो अर्न कर रहे हैं. ठीक है, तो कॉम्पिटिटर चेक करेगा कि यार लेज 25% प्रॉफिट ऑन कर रहा है और कुरकुरे देखा जाए तो उसका 15% है. हो सकता है कुरकुरे लेज की बुक्स चेक करे. सो दैट इज वाई कॉम्पिटिटर वुड वांट टू सी दी बुक्स कि वो कितने प्रॉफिट्स कमा रही है, किस तरह से वो अपनी कॉस्ट सेव कर रही है, खर्चे कितने कर रही है, तो वो सारा कंपनी के रिकॉर्ड से मिल जाएगा. थर्ड आता है हमारा सप्लायर.
Why would supplier wants to see the books of accounts? Supplier is the person who gives stock on credit to the company. Supplier credit पे goods company को देता है, तो सप्लायर कंपनी का डिटेल्स क्यों चेक करेगा? ही वांट टू सी कि कंपनी कितनी पुरानी है, कितनी अच्छी चल रही है, कितने उसके ऑलरेडी सप्लायर्स हैं और सप्लायर्स को कितने दिनों बाद ऑन एन एवरेज वो पेमेंट कर रही है. ये F3 में ही हमारा एक चैप्टर होता है रेशियोज, वहां पे हम पढ़ेंगे कि दिस इज कॉल्ड एवरेज पेमेंट पीरियड, कि कैसे कैसे एक कंपनी क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रही है. तो सप्लायर विल चेक कि कंपनी का रिकॉर्ड कैसा है, कंपनी किस तरह से पेमेंट कर रही है, सो दैट ऐसा ना हो कि वो क्रेडिट पे दे दे और उसके पैसे फंस जाए. जॉब एप्लीकेंट, सिंपल जॉब एप्लीकेंट वुड चेक दी बुक्स, तो सो दैट कि उसको पता चले कि कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, किस तरह से उसके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, कितनी ग्रोथ कर रही है कंपनी. क्योंकि अगर कंपनी ग्रो ही नहीं कर रही, प्रॉफिट्स नहीं हो रहे, तो देयर विल बी अ टाइम कि कंपनी उसको भी प्रमोट नहीं कर पाएगी, है ना, और हो सकता है कंपनी बंद हो जाए. सो दैट्स वाई जॉब एप्लीकेंट्स ऑल्सो स्टार्ट्स चेक दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स. जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट बोथ, इनका आंसर सेम ही हो सकता है. सो इनका भी यही है कि बुक्स इसलिए चेक करते हैं टू एनालाइज द कंपनी, कि कंपनी का क्या कंपनी है, कैसे काम कर रही है, कितनी इसकी ग्रोथ हो रही है, कौन कौन इसके शेयर होल्डर हैं, कितने लोगों ने इसमें पैसा लगाया हुआ है, कौन और इसमें पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कौन अपना पैसा इसमें से निकाल रहा है, कंपनी के शेयर प्राइस क्या है. सो दीज थिंग्स विल बी चेक्ड बाय जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट. ठीक है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन तुम्हें नहीं आते. अब अंडरस्टैंडिंग 2 ये भी सिंपल सी है. इन एडिशन टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनीज आर ऑफन रिक्वायर्ड टू सबमिट एडिशनल इंफॉर्मेशन टू कंपनीज हाउस, जो मैंने बताया था, रजिस्ट्रार ऑफ डायरेक्टर्स, रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स और रजिस्टर ऑफ चार्जेस. अब रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स की कंपनी के डायरेक्टर कौन कौन है? अब डायरेक्टर्स से क्या पता चल जाएगा कि अगर एक बंदा फॉर एग्जाम्पल 15 कंपनीज में डायरेक्टर है, इसका मतलब क्या है कि वो 15 कंपनीज में काम कर रहे हैं, डिफरेंट कंपनीज में. और देयर आर 2 टाइप ऑफ डायरेक्टर्स, हमने पढ़ा हुआ एक चैप्टर में, दैट इज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव. अगर कोई बंदा सोचो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और उसने बताया नहीं है वो कि वो 3 कंपनीज में डायरेक्टर है, तो वो फ्रॉड क्या कर सकता है? अगर एक कंपनी उसको ज़्यादा पैसे दे, जैसे ये कंपनी उसको ज़्यादा पैसे दे रही है, तो वो इन दोनों कंपनी की इंफॉर्मेशन लीक कर सकता है. दैट्स वाई रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर से हर सबको पता चल जाता है कि ये वाला डायरेक्टर, अब इस फॉर एग्जाम्पल ये डायरेक्टर है, ये 10 कंपनीज में डायरेक्टर है, तो 10 की 10 कंपनीज हाउस को इन्फॉर्म करेगी कि ये हमारे डायरेक्टर्स हैं. तो कंपनीज हाउस को पता चल जाएगा कि दिस पर्सन इज डायरेक्टर इन 10 डिफरेंट कंपनीज. तो उससे कंपनीज हाउस को एक आइडिया मिल जाएगा कि पर्सन कितनी कंपनीज में डायरेक्टर है. इसके बाद हमारा आता है रजिस्ट्रार ऑफ शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स मतलब इस कंपनी में कितने शेयर होल्डर हैं. अब इससे क्या पता चलता है? फॉर एग्जाम्पल सोचो, टोटल शेयर होल्डिंग ऑफ अ कंपनी लेट्स से इज 100%, है ना, 100% कंपनी की शेयर होल्डिंग है. 100% में से 5% है प्रोमोटर्स के पास, प्रोमोटर्स मतलब जो कंपनी स्टार्ट करते हैं. 25% है इंस्टीट्यूशंस के पास, इंस्टीट्यूशंस मतलब जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, जैसे इंडिया में LIC है या बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं. और रेस्ट है शेयर होल्डर्स पब्लिक, रेस्ट है शेयर होल्डर पब्लिक. तो इससे पता चल जाएगा कि इस कंपनी में ओनर का पैसा सिर्फ 5% है. और अगर सोचो कई बार ओनर अपना स्टेक बेच दे पब्लिक को, तो उससे क्या एक आइडिया होगा कि यार ओनर अगर इस कंपनी से अपने पैसे निकाल रही है, दैट मीन्स हो सकता है ये कंपनी कल को फ्रॉड में जा रही हो या कुछ प्रॉब्लम हो रही हो. या अगर ओनर इसके शेयर्स खुद खरीद रहे हैं, मतलब ओनर्स को पता है कि शेयर की वैल्यू बढ़ने वाली, कंपनी बहुत ग्रो करने वाली है, तो टू एनालाइज दीज काइंड ऑफ थिंग्स ये चीजें सारी अपलोड करनी होती है. अब इसके बाद होता है रजिस्टर ऑफ चार्जेस. अब रजिस्टर ऑफ चार्जेस का मतलब क्या होता है? रजिस्टर ऑफ चार्जेस इज अगर कंपनी ने कोई एसेट परचेज की है, लेट्स से बिल्डिंग, और ये बिल्डिंग उसने लोन पे परचेज की है, तो जब भी तुम कुछ लोन पे परचेज करते हो तो उसके ऊपर एक चार्ज लग जाता है. चार्ज का मतलब ये नहीं है कि कुछ पैसे एक्स्ट्रा लग जाते हैं. चार्ज मीन्स कि कल को अगर हम ये लोन नहीं चुका पाए तो बैंक ये बिल्डिंग बेच के उससे पैसे ले लेगा. ठीक है ना, कि बिल्डिंग अगर चार्ज में है, अगर बिल्डिंग हमने कोलेटरल सिक्योरिटी में दी हुई है लोन के अगेंस्ट, तो अगर कल को हम लोन नहीं चुका पाए तो हमारी बिल्डिंग बिक जाएगी. सो दिस इज द रीजन व्हाई
रजिस्टर ऑफ चार्जेस की डिटेल भी देनी पड़ती है, ताकि शेयर होल्डर जो हैं या जो भी बुक्स चेक करते हैं उनको पता चल जाए कि जितने भी कंपनी के एसेट्स हैं वो कितने एसेट्स, उन पे कितनों पे चार्ज लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, दिस शोज विच एसेट्स ऑफ द कंपनी हैव अ चार्ज ओवर देम, मीन्स दैट इफ कंपनी फेल्स टू रीपे द लोन टू द लेंडर, then the lender can seize the assets and sell them. तो ये भी चीजें कंपनीज को बतानी होती है, कंपनीज हाउस को, सो दैट एनी पर्सन हु इज चेकिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसको आइडिया हो जाए इन सब चीजों के बारे में। अब इसके बाद आते हैं टैक्स अथॉरिटीज। हम क्या पढ़ रहे हैं? वी आर रीडिंग कि कंपनीज किस किस के लिए अकाउंटेबल है। तो हमने पहले पढ़ा रेगुलेटरी बॉडीज, अब आता है टैक्स अथॉरिटीज। कंपनीज आर ऑल्सो अकाउंटेबल टू tax authorities. Companies as well as individuals are accountable to the tax authorities in the country in which they are based. Basically आप जिस भी कंट्री में हो उस कंट्री में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, जैसे इंडिया में इट इज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हर साल आपको इंफॉर्मेशन देनी होती है, डिटेल इंफॉर्मेशन कि हाउ मच इनकम यू हैव अर्न ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम एनी सोर्स। जितने भी पैसे आपने कमाए हैं वो कितने कमाए हैं, और उस पर जो भी टैक्स बनता है वो टैक्स आपने पे किया है या नहीं। सो दैट इज थिंग्स रिक्वायर्ड फ्रॉम टैक्स बाय द टैक्स अथॉरिटीज फ्रॉम कंपनीज। We all have to prepare tax returns each year showing the amount of taxable profit we have earned during the period. For many countries, businesses will also have to submit returns showing the amount of sales tax that they would owe to the tax authorities. अब apart from income tax, कई countries में जो भी कोई business कुछ भी अगर सेल करता है, whatever product is sold, तो इस सेल पे उसको कुछ टैक्स, जिसको सेल्स टैक्स बोलते हैं, जैसे आजकल वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स, ये टैक्स उसको गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ता है। और अल्टीमेटली जो इस वैट का बर्डन होता है दैट इज बॉर्न बाय द कस्टमर। कि अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है और कंपनी जब ये 100 रुपये की चीज़ बेचेगी, उसको 20 रुपये इस पे टैक्स जमा कराना है, तो कंपनी पब्लिक से ही 120 रुपये लेगी। कंपनी विल टेक 120 रुपये फ्रॉम पब्लिक के 20 रुपये टैक्स अथॉरिटी को जमा करा देगी और 100 अपने पास रख लेगी। बट स्टिल दीज आर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम कंपनीज। अब आते हैं अदर अथॉरिटीज। अब कौन कौन सी अदर अथॉरिटी है जिनके लिए कंपनीज आर अकाउंटेबल? सो मोस्ट बिजनेसेस इन द फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री हैंडल क्लाइंट मनी। फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री मीन्स लाइक बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बेसिकली जिनका काम होता है पैसे लेंड करना, पैसे डिपॉजिट करना। सो दोज आर कॉल्ड बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सो जो भी ये काम करते हैं उनके लिए यूके में है फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी, FSA. FSA is a public body that monitors and controls the activity of organizations within this industry. This मतलब फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री टू प्रोटेक्ट क्लाइंट्स अगेंस्ट फेलियर और पुअर एडवाइस। मतलब अगर मान लो कोई पर्सन, उसने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है, उसने बोला मेरे बिजनेस में पैसे दो, मुझे मेरे पास पैसे जमा कराओ, मैं आपको 10% हर साल इंटरेस्ट दूंगा। ठीक है, आपने उसको पैसे जमा कराए और वो पैसे लेके भाग गया, है ना। छोटा सा बिजनेस था, कोई रजिस्टर तो था नहीं। लेकिन अगर कोई कंपनी थी जो FSA में रजिस्टर है, तो FSA विल कीप अ ट्रैक कि जो भी ये काम कर रहे हैं ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोगों का पैसा लेके भाग जाएंगे या कुछ फ्रॉड कर रहे हैं। तो FSA विल टेक केयर ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है। चैरिटीज हैव एक्सेस टू पब्लिक मनी। चैरिटीज के अंदर पब्लिक इन्वेस्ट मनी, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप, रेड क्रॉस सोसाइटीज। गाइस 1 सेकेंड। So, charities are those institutions who works for the betterment of the society and public invest money in these. So,
इनके लिए यूके में है एक चैरिटीज कमीशन. इट इज़ अ पब्लिक बॉडी दैट रजिस्टर्स ऑल चैरिटीज एंड मॉनिटर्स देयर एक्टिविटी, कि वो पब्लिक का पैसा खुद अपने लिए तो नहीं यूज़ कर रहे हैं. यूटिलिटीज सच एज गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर्स नीड टू ऑफर अ reliable, fair and safe service across the country. OFGEM is a public body in UK that regulates the activity of these organizations. So जो गैस और इलेक्ट्रिसिटी होती है उनको OFGEM चेक करती है कि जो भी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि इनका कुछ रजिस्टर नहीं है, या ये बहुत हर बार कभी कभार जल्दी लाइट काट देते हैं, या गैस में कुछ मिक्सिंग कर रहे हैं ये, या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइजर वो इनकी वोल्टेज बहुत फ्लक्चुएट करती है. तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं दैट हैज़ बीन टेकन केयर बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. रेगुलेटरी बॉडीज़ ये सब चीज़ें चेक नहीं कर सकती, सो इनके लिए डिफरेंट अथॉरिटीज़ होती हैं. अब जैसे फूड इंडस्ट्री में इंडिया में है FDI. सो FDI चेक्स कि जो भी फूड इंडस्ट्री है उसके अंदर जो भी कोई काम खाने का बिजनेस करता है तो उसमें काम खाने का सारा अच्छे से मेंटेन हो रहा हो, ऐसा ना हो कि उसमें गंद खाना हमें दे रहा हो या कुछ मिक्सिंग कर रहा हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो, केमिकल्स यूज हो रहे हो. तो FDI चेक्स कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे. ठीक है. सो regulated industries normally have to produce some form of accounting information for the regulator. तो अब इसकी समरी है, समरी यू कैन स्किप या एक बार पढ़ लेते हैं. इन ऑर्डर टू सैटिस्फाई द रेलिवेंट अथॉरिटीज मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैज टू रिटेन their accounting records and information for a minimum period, usually 7 years, in case the authority wish to verify the information at a future date. So what does this line mean? This means that जो भी अथॉरिटीज को उन्होंने इंफॉर्मेशन सबमिट की है, तो कई बार क्या हो सकता है कि अथॉरिटीज उनसे वो इंफॉर्मेशन दोबारा मंगा सकते हैं रीचेकिंग के लिए, या और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मंगा सकती है. तो हर कंपनी को जितने भी उसके रिकॉर्ड्स होते हैं, दे हैव टू keep their records with them for some minimum period. मोस्टली 7 years होते हैं कि 7 साल तक आपको अपने रिकॉर्ड्स अपने पास ही रखने हैं, डिस्ट्रॉय नहीं करने. आजकल तो सब कुछ कंप्यूटराइज होता है, आजकल तो सारा डेटा कंप्यूटर में सेव होता है, बट पहले के टाइम में सारा फिजिकल होता था. तो जब फिजिकल डेटा आपके पास होता है तो 7 साल तक का डेटा आपको डिलीट या फाड़ना या जलाना या वेस्ट नहीं करना, वो अपने पास ही रखना है कि इन केस किसी भी अथॉरिटी को कोई भी इंफॉर्मेशन दोबारा से चाहिए हो तो वो आपसे मांग सके. जैसे इनकम टैक्स के केसेस लगते हैं, आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरी, उसमें कम इनकम दिखाई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको नोटिस भेज दिया कि आपकी तो हमारे अकॉर्डिंग जो हमारे सोर्सेज हैं उससे हमें पता चला आपकी इनकम है ज़्यादा, आपने इनकम दिखाई है कम, दैट मीन्स आपने टैक्स भी कम दिए. तो फिर तुम जो भी तुमने रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं वो बताओगे, देखो ये मेरे टोटल रिकॉर्ड्स हैं, ये मेरे बैंक रिकॉर्ड हैं, इसमें तो वो पैसे आए नहीं जो आपको लग रहे हैं, ये जो पैसे हैं ये तो मुझे आज तक रिसीव ही नहीं हुए, तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन गलत है. बट उसके लिए मेरे खुद के पास रिकॉर्ड्स प्रॉपर होने चाहिए. इसीलिए हर कंपनी को हर टाइप के रिकॉर्ड्स फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ मिनिमम 7 years यूजुअली मेंटेन करने चाहिए. अब आता है लेजिस्लेशन गवर्निंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फॉर कंपनीज legislation covers not only need to prepare financial statement but also how should they be prepared, including issues such as frequency and format. इसका मतलब क्या है? लेजिस्लेशन जो गवर्नमेंट होती है वो सिर्फ ये नहीं चाहती कि आप हमें रिकॉर्ड्स दो, वो ये भी चाहती है कि रिकॉर्ड्स टाइम पे दो और उसका प्रॉपर फॉर्मेट में हमें बना के दो. ऐसा नहीं है कुछ भी बस लिख के दे दिया, प्रॉपर फॉर्मेट में हम बना के दो. This helps to ensure that interested parties are able to access the financial statements of a company as well as making sure that they have been prepared in a understandable way. कि जो भी हमारे फॉर्मेट्स बने होते हैं, जो जैसे IFRS फॉर्मेट है, इंड AS है, ये जितने भी फॉर्मेट्स हमारे होते हैं, ये सारे फॉर्मेट्स कुछ सोच के बनाए गए हैं सो दैट जो भी इनकी बुक चेक कर रहे हैं वो इजीली उसको कंपेयर कर सके, पढ़ सके. सो दैट्स वाई इंटरेस्टिंग, अगर हम फॉर्मेट में चीज़ गवर्नमेंट को बना के देंगे, फॉर्मेट में चीज़ MCA में सबमिट करेंगे तो कोई भी पर्सन चेक करके उसको अच्छे से पढ़ सकता है, तभी एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है उसके लिए. दिस लेजिस्लेशन वेरीज बिटवीन कंट्रीज बट इन UK इट इज़ नोन एज कंपनीज एक्ट 2006. तो UK में इट इज़ कंपनीज एक्ट 2006, इंडिया में है कंपनीज एक्ट 2013. ठीक है, ये होता है हमारा लेजिस्लेशन गवर्निंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स.
अब होता है टिपिकल रिक्वायरमेंट्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी की होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बेसिकली क्या आता है, शॉर्ट में बताता हूं। एक हमारा आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेसिकली क्या होता है, जिसमें कंपनी ये बताती है कि ड्यूरिंग द ईयर इसने कितने पैसे अर्न करे। और एक हमारी होती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आता है कि कंपनी के आज की डेट में टोटल कितने एसेट्स हैं, टोटल कितनी लायबिलिटीज। ये डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, ये F3 में पढ़ेंगे, F1 में नहीं पढ़ेंगे। बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मोस्टली ये दो चीजें आती हैं और छोटी मोटी और। तो The Companies Act 2006 in the UK requires that financial statements are produced that give a true and fair view of the position and performance of the company. The term true and fair view is not defined in the company law but normally means that financial statements, अब true and fair view मतलब जैसे मैंने बोला जो भी चीज तुम मेरे को भेजते हो, कंपनीज एक्ट ने बोला वो ट्रू होनी चाहिए और उसमें चीजें सारी सही होनी चाहिए। ट्रू मतलब कुछ ऊपर नीचे ना हो, कुछ छुपाया ना हो, और जो चीज बताई हो वो सही हो, कुछ फॉल्ट ना कराओ, कुछ डिफॉल्ट ना कराओ या कुछ फ्रॉड ना कराओ। सो ट्रू एंड फेयर व्यू की देयर इज नो स्पेसिफिक डेफिनेशन, बट जनरली ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या होगा कि फॉलो ऑल एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं उस कंट्री के अकॉर्डिंग वो स्टैंडर्ड्स फॉलो करो। कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ सफिशिएंट क्वांटिटी टू सैटिस्फाई रीजनेबल एक्सपेक्टेशन ऑफ द यूजर्स। अब इसमें यह लिखा हुआ है कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ सफिशिएंट क्वांटिटी, मतलब इतनी डिटेल दो ताकि बंदे को समझ आए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिटेल देना है, पूरा डिटेल नहीं देना। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी की जो सप्लायर्स की लिस्ट है, इसके 500 सप्लायर्स हैं। सो दिस कंपनी माइट नॉट बी रिक्वायर्ड कि वो सप्लायर्स का नाम बताए 500 का, वो लिस्ट ही इतनी बड़ी हो जाएगी। बस वो टोटल सप्लायर का अमाउंट बता दे कि कितना अमाउंट उसको सप्लायर्स को देना है। सो रीजनेबल अमाउंट बताना है, सफिशिएंट क्वांटिटी, ताकि जितनी वो चीजें चाहते हैं उनको वो मिल जाए। इंडिकेटिंग दैट द इंफॉर्मेशन मस्ट बी एडिक्वेटली डिटेल्ड, जितनी चाहिए उतनी हो। फॉर एग्जाम्पल इट वुड नॉट बी एक्सेप्टेबल टू लिस्ट करंट एसेट्स विदाउट शोइंग डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ करंट एसेट। अब करंट एसेट के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ करंट एसेट्स आते हैं, जैसे इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक बैलेंस। तो खाली करंट एसेट नहीं लिखना, एटलीस्ट इनकी डिटेल भी पूरी देनी है। इतना भी छोटा सा नहीं होना चाहिए ब्रीफ में कि कुछ समझ ही ना है। तो डिटेल होनी चाहिए, बट बहुत ज्यादा डिटेल भी नहीं होनी चाहिए, सफिशिएंट होनी चाहिए। फॉलो जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस। अब क्या होता है, अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के जो भी स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं। जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो शायद लॉ में वैसी नहीं होती, लेकिन जनरली वो चीज ऐसे ही की जाती है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में हमें बोला गया है कि जो भी बैलेंस शीट्स बनानी है दैट शुड बी इन दिस फॉर्मेट, ठीक है। बट जो छोटी छोटी कंपनीज होती हैं, कंपनीज भी क्या जो अकाउंटिंग बनाती है, जैसे इंडिविजुअल बंदा है या पार्टनरशिप फर्म है, जिसको गवर्नमेंट को ये डिटेल नहीं देनी। इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट डॉक्यूमेंट्स टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज या MCA या कंपनीज हाउस। रीजन बीइंग उनकी बुक्स पब्लिक के लिए नहीं होती, उनके अपने लिए होते हैं। 2000 प्राइवेट फर्म्स उन्होंने खुद बनाई हैं, खुद ने बुक्स चेक करनी है, वो पब्लिक को नहीं बुक्स देते। लेकिन जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती है जिसमें बाहर के लोग इन्वेस्ट करते हैं, उनको ये डिटेल चाहिए होती है। दैट्स व्हाई दे हैव टू सबमिट द बुक। सो इस केस में बहुत सारी छोटी कंपनीज इस फॉर्मेट में बनाती हैं, T शेप में, जो हम अभी तक बनाते आए हैं, है ना। सो दैट मीन्स जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस जो चलती है आपको वो फॉलो करनी पड़ेगी, जो कंपनीज के लिए जनरली फॉलो होती है ऑल ओवर दैट कंट्री वो, और दूसरी चीजों के लिए वैसे। शुड नॉट कंटेन एनी मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मटेरियल मिसस्टेटमेंट मीन्स कोई भी चीज आपने छुपाई ना हो, कुछ भी फ्रॉड या झूठ ना करे हो, उसी चीज को हम ट्रू एंड फेयर व्यू बोलेंगे। Company are also required to maintain proper accounting records which are sufficient to show and explain the transactions. The content of these record is not defined, but a record of transaction asset and liability would be required as minimum. कुछ नहीं है, सिंपल सा पॉइंट है कि कंपनी रिकॉर्ड्स का मतलब क्या होता है, जो भी ट्रांजैक्शन कंपनी में हुई है वो सारी ट्रांजैक्शन की डिटेल मेंटेन रखनी है। किस टाइप की डिटेल है वो कहीं नहीं लिखा हुआ, किसी भी टाइप की डिटेल्स हो, बट 3 चीजें होनी चाहिए, एसेट्स, लायबिलिटी और ट्रांजैक्शंस। ये तीनों चीजों का रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। सो इलस्ट्रेशन नंबर 3,
State whether each of the following statement is true or false. If false, explain why. In financial statements, if financial statement gives true and fair view, it means that they are accurate. और दूसरा, if financial statement gives true and fair view, it means that they are not fraud. There is no fraud. So if financial statements are gives a true and fair view, it means that they are accurate. इसको मैं false ही बोलूँगा. Why should I say false? Because ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब है कि इन्होंने कुछ भी गलत नहीं करा है. या इसका आंसर एक सेकेंड, इसका वी कैन से ट्रू. चलो इसका ट्रू कर देते हैं आंसर, क्योंकि ट्रू ही मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू, दैट मीन्स वो एक्यूरेट है. एक्यूरेट मतलब उसके गलतियां उसमें छोटी मोटी नहीं है. एक्यूरेसी मतलब कि गलतियां नहीं है. तो ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब यही होता है कि उसमें गलतियां नहीं है, सब कुछ ठीक दिखाया हमने. फ्रॉड नहीं है, दिस डज नॉट मीन के ट्रू एंड फेयर व्यू. अब फ्रॉड का मतलब क्या होता है? अगर आपने फॉर एग्जांपल अपना प्रॉफिट कम करना है, तो आपने क्या किया, आपने सेल्स की थी, जो चीजें बेची थी, आपने लेट से 10 करोड़ की सेल्स करी थी, लेकिन आपने 6 करोड़ सेल्स का डेटा ही डिलीट कर दिया. आपने 6 करोड़ सेल्स का डेटा डिलीट कर दिया और बुक्स में दिखाया कि टोटल सेल ही 4 करोड़ की है. तो अब 4 करोड़ की आप सेल दिखा रहे हो, तो प्रॉफिट तो अपने आप ही कम हो जाएगा. अब जब आपने 4 करोड़ की सेल से सारी बुक्स बनाई, जो सारी आपने बुक्स बनाई 4 करोड़ की सेल से, तो वो बुक्स आपकी बिल्कुल सही हैं, बुक्स में कोई कमी नहीं है. प्रॉपर आपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड फॉलो किए, प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉलो किए, सब कुछ फॉलो किए, बट ये आपने फ्रॉड किए. सो ट्रू एंड फेयर व्यू डज नॉट मीन इट मीन्स दैट देयर इज नो फ्रॉड. दिस इज फॉल्स. कि अगर फ्रॉड हमने किया हो, वो हम ट्रू एंड फेयर व्यू से कभी भी चेक नहीं कर सकते. क्योंकि देखो यहां पे हमने कहीं नहीं पढ़ा हुआ कि ट्रू एंड फेयर व्यू मीन्स कि रिकॉर्ड शुड बी फ्री फ्रॉम फ्रॉड. ऐसा कहीं नहीं है. ठीक है, एक्यूरेसी कैन बी देयर बट फ्रॉड नहीं है. आगे आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड. दिस इज इंपॉर्टेंट, इसके क्वेश्चन आ जाते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड अंडर कंपनी लेजिस्लेशन, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनीज are responsible for producing the financial statement that gives true and fair view. अगर ये कंपनी है, कंपनी के ये शेयर होल्डर हैं, शेयर होल्डर ने कंपनी के 5 डायरेक्टर्स अपॉइंट किए, दीज आर डायरेक्टर्स. और इन डायरेक्टर्स ने बहुत सारे बंदे अपने हायर किए हुए हैं हु वर्क्स इन दी कंपनी, जो अकाउंट्स बनाते भी हैं. मतलब डायरेक्टर्स ऑब्वियसली अकाउंट थोड़ी बनाएंगे कंपनी के बैठ के. लेकिन डायरेक्टर्स विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर जो भी कंपनी के रिकॉर्ड्स बन रहे हैं. तो जो भी, जैसे मान लो इन्होंने बैलेंस शीट्स वगैरह बनाए, रिकॉर्ड्स बनाए, ये रिकॉर्ड्स डायरेक्टर खुद पूरे चेक करेंगे, अच्छे से चेक करेंगे. ऑडिट कमेटी बनाएंगे चेक करने के लिए कि इसमें कुछ भी गड़बड़ ना हो. क्योंकि अगर इनमें कोई भी गड़बड़ निकल गई तो डायरेक्टर्स विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, नीचे वाले कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराए जाते. वही एग्जाम्पल जैसे इंडिया में रिलायंस है, अगर रिलायंस कंपनी की बुक्स में कुछ भी गड़बड़ होगी, ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास अगर वो गड़बड़ वाली डिटेल पहुंची, तो गवर्नमेंट रिलायंस के उस एम्प्लॉय को थोड़ी पकड़ेगी जिसने वो गड़बड़ की है. अंबानी विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, कि आपकी कंपनी, आपकी कंपनी में गलत काम हो रहा है, आप ही को नहीं पता और आप ही डिटेल गलत दे रहे हो. क्योंकि डायरेक्टर्स की साइनिंग होती है जब भी कुछ इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को जाती है. सो directors will be responsible for producing the financial statements to the government. This is delegated within the company to financial director, मतलब financial director or the CFO. The financial reporting function within the accounting department will be assisted by FD, financial director. मतलब जो डायरेक्टर्स कंपनी के होते हैं वो आगे, जैसे मैंने बताया, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाने को दे देते हैं. They can hire different person to make the records. फाइनेंस डायरेक्टर बना देते हैं कि सारी बुक्स तू बनाएगा. ऑल दी बुक्स विल बी प्रिपेयर्ड बाय यू, चेक्ड बाय यू. हम सारे बाकी के डायरेक्टर्स हम कुछ और काम करेंगे, और जो ये डायरेक्टर है ही विल टेक केयर ऑफ ऑल दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स. बट इसका मतलब ये नहीं है कि कल्ला ये रिस्पॉन्सिबल होगा, सारे डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे. इफ FD डज नॉट हैव द स्किल्स टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब जो एक ग्रीन वाला है, अगर इसके पास स्किल्स नहीं है रिकॉर्ड बनाने के, बुक्स बनाने के, तो ही कैन हायर सम अदर पर्सन. ऑफ कोर्स ये अपने अंडर बंदे रख सकता है कि तुम बुक्स मेरे को बनाओ, मैं चेक करूंगा बुक्स तुम्हारी, या मैं किसी और
ऑडिट कमेटी को हायर करूंगा जो बुक्स बनाएगी या चेक करेगी. So if FD does not have the skills to prepare the financial statements, an external accounting firm may be asked to provide the assistance. ठीक है? Understanding number 4. Consider the following 3 statements. The FD is required by Companies Act to prepare financial statement. This is false. सारे डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. एक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ कि FD इज रिक्वायर्ड, कहीं नहीं लिखा हुआ. कोई भी बुक्स बनाए, बुक्स तो कोई भी बना सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर्स की है ना. बुक्स तो कोई भी बना सकता है. हमने पढ़ा था कि डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल अगर कुछ गड़बड़ हुई. दूसरा, द मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेक्शन इज प्राइमरीली इन्वॉल्व इन प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. नहीं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेक्शन का काम बुक्स बनाना थोड़ी होता है. इसका काम होता है बुक्स चेक करना, मंथली काम, जो हर महीने काम चल रहे हैं वो चेक करना, मैनेज करना चीजें, बुक्स देखना कि सही बन रही हैं कि नहीं. बुक्स बनाना इनका काम हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, बट ये प्राइमरीली इस काम में इन्वॉल्व नहीं होते. इफ अ फर्म ऑफ अकाउंटेंट may be hired to help with accounts preparation at the end of the year, then they are responsible for being true and fair view. False. अगर कंपनी ने, दिस इज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, इसने बाहर के 3 बंदों को हायर किया कि आप हमारी बुक्स बनाओ. ठीक है, इन्होंने बुक्स बना के इसको दे दी. अब ये वाली बुक्स मान लो अगर गलत थी और इसने सबमिट कर दी गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल तो यही रहेगा ना कि भाई वो हायर तूने करे थे, इट वॉज योर फॉल्ट, तो हमारे लिए तो तुम ही रिस्पॉन्सिबल रहोगे. तो तीनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं एंड द आंसर इज डी. ठीक है गाइस, इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में 11th पार्ट 2 इसका ऑलरेडी अपलोडेड है, वो तुम देख सकते हो. अब आई विल ट्राई कि मैं पेंडिंग चैप्टर्स भी जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूं सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द F3. Guys, also who all are watching this video, request you to kindly like, subscribe and share my channel so that I'll be encouraged to make more and more videos for future. Thank you guys.